बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज की जो हमारी क्लास है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू ऑल ऑफ अस। और जो टॉपिक है हमारा दैट इज सिटीजनशिप, उसको हम लोग कहते हैं नागरिकता। तो भैया नागरिकता बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई साहब, अब नागरिकता है क्या, कैसे इंपॉर्टेंट है, जरा इस बात को देखते हैं। नागरिकता क्या है, कैसे देखते हैं इस बात को। तो देखिए, जो नागरिकता है इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सिटीजनशिप, राइट। सिटीजनशिप क्या है, क्या है सिटीजनशिप, नागरिकता क्या है। तुम इस देश में रहते हो, क्या तुम इस देश के नागरिक हो? जरा एक बार विचार करना कि क्या आप इस देश के नागरिक हैं। नागरिक किसे कहते हैं? नागरिक उसे कहते हैं जो देश के अंदर की स्थितियों को जानता हो, पहचानता हो कि हमारे देश में चल क्या रहा है, हमारे देश में हो क्या रहा है, हमारे देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, हमारे देश में किस तरह का संसद है, किस तरह सरकार बनती है, हमारे देश की इनकम क्या है, हमारे देश का खर्चा क्या है, हमारे देश के ऊपर कितना जो लिएबिलिटीज हैं, विदेशी कर्जे का कितना हमको देना है, कितनी हमारे देश की आय है, हमारे देश में लोगों के पास कितना पैसा है, कितना गरीब है, कितना अमीर है। अगर हम अपने देश की तुलना दुनिया के अन्य देशों से कर पा रहे हैं, मतलब अगर हम ये समझ पा रहे हैं कि हमारे देश की स्थिति क्या है और जर्मनी कहां है, फ्रांस कहां है, ब्रिटेन कहां है, अमेरिका कहां है, तो हम देश के नागरिक हैं। वरना हम देश के ऊपर बोझ है, बोझ। हम इस देश पर केवल आए हैं, देश हमारे लिए जो है हमको सेवाएं दे रहा है, देश के लिए हम बिल्कुल अनुपयोगी हैं, बिल्कुल अनुपयोगी हैं। नागरिकता का मतलब है कि नागरिक जो है, एक जिम्मेदार नागरिक बनना, क्या ये हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं है? हम क्या एक छोटी सी बात बताना जरा कि भैया तुम्हारे परिवार में अगर 5 मेंबर हैं और पांचों के पांचों अगर कुछ पैसा अर्न करते हैं या पांचों के पांचों परिवार की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, तो क्या वो परिवार ग्रो नहीं करेगा? और जरा सोचिए कि एक परिवार ऐसा है कि जहां पर एक आदमी अर्न कर रहा है और 4 आदमी उसके ऊपर पड़े हुए हैं, उसके ऊपर बोझ है, लिएबिलिटी है वो 4 लोग, तो क्या उस परिवार के विकास की बहुत ज्यादा संभावना होगी? नहीं होगी ना। तो बस इतनी सी बात है कि नागरिक होने का मतलब केवल एक लीगल डॉक्यूमेंट की बात नहीं है कि हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट है हम नागरिक हैं, केवल इसकी बात नहीं है। बात यह है कि क्या हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं, क्या हम एक जागरूक नागरिक हैं। खैर, ये सब बातें तो बात की हैं, लेकिन पहली बात यह बच्चों कि नागरिकता है क्या और नागरिकता के होने से हमें और आपको क्या क्या लाभ है, ये आज के चैप्टर में हम बात करने जा रहे हैं। कभी आप दिल्ली जाओगे, गोवा बीच पर गए होंगे, मुंबई जाएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे, अक्षरधाम जाएंगे, कहीं भी आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे विदेशी वो रंग बिरंगे गुलाबी गुलाबी लोग घूमते हुए मिल जाएंगे आपको। कभी आपने सोचा है कि जो आपके पास, सपोज दैट कि आप मंदिर पे गए हो और वहीं पर एक विदेशी खड़ा है, तो कभी आपके मन में ख्याल नहीं आया कि यार मेरे पास कुछ अधिकार है, वो अधिकार इसके पास नहीं है? आपके पास कुछ राइट तो है ना, उसके पास वो राइट्स नहीं है। क्या राइट है आपके पास? तो यही बात मैं पढ़ा रहा था, तो दिल्ली में क्लास चल रही थी पैरामाउंट की, तो मैंने क्लास में बच्चे से पूछा भैया कि नागरिक होने के क्या फायदा है, नागरिक होने के क्या लाभ है? तो बच्चा कहता है गुरुजी, हम लोग लड़कियां छेड़ सकते हैं, विदेशी नहीं छेड़ सकते। हमने कहा अच्छा, ये तो तुझे बहुत गहरी जानकारी है भाई कि तू लड़की छेड़ सकता है, विदेशी नहीं छेड़ सकते। मैंने कहा ऐसा क्यों बच्चा? कह रहा हम नागरिक हैं, गली गली जानते हैं, भाग जाएंगे सर। वो कहां जाएगा भाग के, बहुत मार खाएगा वो तो। मैंने कहा जैसी दृष्टि बेटा वैसी सृष्टि। इसके बाद ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये इलीगल बात है, ये इनफॉर्मल बात है, अनौपचारिक बातें हैं, लेकिन जरा सोचो कि जो तुम्हारे अधिकार हैं और वो विदेशी के अधिकार हैं, कुछ तो अंतर है बेटा।
क्या अंतर है भैया? तो अंतर यह है कि तुम चुनाव लड़ सकते हो, वो चुनाव नहीं लड़ सकता विदेशी। तुम आईएएस का फॉर्म भर सकते हो, आईएएस का फॉर्म नहीं भर सकता। आप जो हैं इस देश के अंदर जमीन खरीद सकते हैं, जो इस देश का नागरिक नहीं है वो जमीन नहीं खरीद सकता अपने नाम पर। आप इस देश के अंदर कोई व्यवसाय कर सकते हैं, विदेशी नहीं कर सकता। आपका वोटर आईडी कार्ड होगा, उसका वोटर आईडी कार्ड नहीं होगा। आप मतदान कर सकते हैं, वो मतदान नहीं कर सकता, वो चुनाव नहीं लड़ सकता, आप चुनाव लड़ सकते हो अगर आप इस देश के नागरिक हो तो बहुत सारी संवैधानिक बातें हैं जो हमारा संविधान, हमारी नागरिकता हमको देती है, हमको ऑथराइज करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, एक छोटी सी बात बताइए कि नागरिकता महत्वपूर्ण है कि नहीं है? नागरिकता इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो नागरिकता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये नागरिकता हमारे संविधान में कहां है, एग्जाम में इस पर क्या क्वेश्चन बनेंगे, उन सब बातों को हम लोग देख लेते हैं एक बार कि संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान है, कोई आदमी कैसे नागरिक बन सकता है और किसी की नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है। इन बातों को हमें क्लास में समझना है। आज की क्लास में हमें इन बातों को समझना है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हो कि जिस पर बात की जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आप उस टॉपिक के बारे में बातचीत कर सकते हो, राइट? तो आप कमेंट में जाकर के मुझे बताइए कि आप और क्या जानना चाहते हैं, तो उन मुद्दों पर हम लोग प्रयास करेंगे कि आपके पास एक अच्छी वीडियो अवेलेबल कराई जाए। तो बच्चों, जैसे कि नागरिकता है, तो नागरिकता का प्रावधान है हमारे संविधान में। और जो संविधान हमारा है, तो आपको पता है कि संविधान के भाग हैं 22। कितने भाग हैं बच्चों? 22 भाग हैं। सॉरी, लेकिन इस 22 भाग में जो भाग एक था, भाग एक, आप याद करो, मैंने आपसे बताया था कि भाग एक में किसकी बात की गई है? भारत और उसके संघ राज्य क्षेत्र की। भारत और उसके संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई है, उसके संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई है। अच्छा, एक बात और कि जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जो बच्चे हमारी कोचिंग के नहीं हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप जो है उस पर आप लोग जुड़ सकते हो, मुझे हाय हेलो मैसेज कर सकते हो और मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ करके आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हैं, जो भी क्लास से रिलेटेड चीजें हैं, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है? अपना टेलीग्राम चैनल भी है ई पैरामाउंट क्लासेस के नाम से, और अपना व्हाट्सएप ग्रुप है। तो बच्चों, नंबर ये है 97200094 और 9। तो ये नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप इसको, आपको सारी जानकारी जो है इस पर आपको मिल जाएगी, व्हाट्सएप पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो नई वीडियोस आती हैं, हम लोग यहां पर लिंक शेयर करते हैं और इस लिंक के माध्यम से जो है आपको सभी तरह की कक्षाएं, सभी तरह की जानकारी आपको रेगुलर उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो जो बच्चे हमारी कोचिंग से नहीं जुड़े हुए हैं, जो कोचिंग पे नहीं आ सकते हैं, जो दूर दराज के बच्चे हैं, वो भी व्हाट्सएप के थ्रू जो है अपने बारे में एक छोटी जानकारी कि आप कहां से हैं और आपको किस एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप एक मैसेज कर सकते हैं, तो वी कैन कनेक्ट यू इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, राइट? तो आपको सारी जानकारी पहुंचती रहेगी। तो बच्चों, मैं आपसे कह रहा था कि जो भाग एक है, तो भाग एक में क्या बात किया गया है? भारत और उसके संघ राज्य क्षेत्र। अब जब भाग दो में जाओगे, तो भाग दो में बात की गई है नागरिकता की। किसकी बात की गई है? नागरिकता की। यानी कि जो सिटीजनशिप है वो हमारे संविधान में भाग दो में दिया हुआ है, और इसके लिए हमारे संविधान में जो अनुच्छेद हैं, वो अनुच्छेद 5 से लेकर के और 11 तक प्रावधान किया गया है। हमारे संविधान में आर्टिकल 5 से लेकर के और 11 तक प्रावधान किया गया है। तो ये सभी के सभी जो 6 आर्टिकल है, इनका संबंध नागरिकता से है बच्चों। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वो पूछ लेगा कि भैया नागरिकता का प्रावधान कहां है? तो संविधान के भाग 2 में है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कितने आर्टिकल्स अटैच हैं? तो 6 आर्टिकल अटैच है, आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो बच्चों? क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। बात यह है कि नागरिकता है क्या? तो नागरिकता जो है एक आपका लीगल डॉक्यूमेंट है जो आपको अधिकृत करता है देश में रहने के लिए। अगर नागरिकता आपके पास नहीं रहेगी तो भैया आपको यहां से बाहर कर दिया जाएगा और इलीगल तरीके से भारत के अंदर रहने पर आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो नागरिकता एक बहुत बड़ा
हथियार है आपका। क्या बच्चों? हथियार। हथियार कई तरह के होते हैं, तो नागरिकता एक हथियार है देश में रहने का, यहां का मुफ्त राशन पाने का, चुनाव लड़ने का, नौकरी करने का, व्यवसाय करने का। बहुत इंपॉर्टेंट हथियार है नागरिकता। तो नागरिकता क्या है, कैसे है, कैसे नागरिकता आती है और कैसे नागरिकता जाती है, इन दोनों बातों को हम लोग क्लास में समझेंगे। आप इस देश के नागरिक हैं तो कैसे हैं, और नागरिक नहीं रहेंगे तो कैसे नहीं रहेंगे, इन दोनों बातों को हम लोगों को क्लास में समझना है बच्चों। तो क्या समझना है जरा देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप ये बात समझ गए होंगे। यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो नागरिकता है, भारत में नागरिकता 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि भारत के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो केवल 5 तरीके से भारत के नागरिक हो सकते हैं। केवल कितने तरीके से बच्चों? 5 तरीके से भारत के नागरिक हो सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है? पहला तरीका बच्चों जन्म से। पहला तरीका क्या है? जन्म से। जन्म से का मतलब यह है, अभी इसको मैं आपको समझा रहा हूं डिटेल में, लेकिन पहला तरीका है जन्म से, दूसरा है वंश परंपरा से, दूसरा है वंश परंपरा से। जो तीसरा तरीका है वो तीसरा है पंजीकरण के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा। जो चौथा तरीका है, जो चौथा तरीका है आप कह सकते हैं देशीयकरण के द्वारा। सॉरी, देशीकरण के द्वारा। और जो पांचवा तरीका बच्चा वो है भूमि के अर्जन द्वारा, भूमि के अर्जन द्वारा। ये 5 तरीके हैं जिनसे कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। ये 5 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? जन्म से, दूसरा है वंश परंपरा से, तीसरा है पंजीकरण के द्वारा, चौथा है देशीकरण के द्वारा, और जो पांचवा है वो है भूमि के अर्जन द्वारा। अब जो बच्चा पार्टी, जो जन्म से का मतलब क्या है कि भाई साहब, जो जन्म से का मतलब यह है कि भैया जिसका भी जन्म भारत के अंदर हुआ है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, छोटी सी बात स्किप कर जाती है, जिसका भी जन्म भारत के अंदर हुआ है वो सब भारत के नागरिक होंगे। 1955 में, जरा एकदम माइन्यूटली मेरी बात को ध्यान सुनना, ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अभी इनको लिखूंगा, मुझे एक्चुअली लिखना है तो मैं इनको मिटाने जा रहा हूं। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, या जो बच्चे पढ़ रहे हैं कॉपी किताब लेके बैठा करें, जो बोलता हूं साथ में नोट करते चला करो। मैं आपको नोट नहीं कराऊंगा, रुक के वीडियो को बैक बैक करके आप अपने नोट्स बना सकते हो। तो जो बात काम की है उसको आप सुनते जाइए, पॉज करके लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। ठीक है बच्चों? तो इसको आप ले लो स्क्रीनशॉट। मैं आपको इसको मैं समझा रहा हूं क्या है। तो अभी हम बात करेंगे जन्म परंपरा से, राइट? यानी कि जन्म से का मतलब क्या है? देखो, हमारे यहां एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा आपको कि जो संविधान के अंदर नागरिकता से संबंधित कानून बने वो 1955 के अधिनियम के द्वारा बनाए गए। 1955 के अधिनियम के द्वारा। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया, नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1955 के जो है इसके द्वारा जो है नागरिकता अधिनियम को पारित किया गया 1955 में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देश के अंदर जो कानून बना नागरिकता से संबंधित, इस कानून को 1955 में हमने अपने संविधान में जगह दी। 1955 में, 1955 में नागरिकता से संबंधित जो कानून देश के अंदर है वो 1955 में बना था। मेरे कहने का मतलब यह है। तो इस समय एक बात कही गई थी कि जिसका भी जन्म भारत में होगा वो सब भारत के नागरिक होंगे। तो भैया तुम एक बात बताओ कि अगर मान लो कोई आदमी नेपाल से आया है, भाई साहब
जैसे हम लोग जाते हैं अमेरिका दवा के लिए, लंदन जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, इटली जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, जापान जाते हैं, दवा के लिए जाते हैं, वैसे ही नेपालियों के लिए अपना इंडिया है, श्रीलंका वालों के लिए अपना इंडिया है, उतना ही डेवलप है, उनके लिए यही विदेश है। अब कोई नेपाली व्यक्ति जो है वो काठमांडू से भारत में दवा कराने के लिए आता है, और मान लीजिए कि वह महिला जो है एक बच्चे की मां बन गई, दवा कराने आए थे, यहीं पर प्रेगनेंसी थी उनकी, और वो जो है बच्चा यहीं पे डिलीवर हो गया। तो जब बच्चा डिलीवर हो गया तो अब चूंकि भाई साहब उस नेपाली व्यक्ति के पति पत्नी के बच्चे का जन्म तो भारत में हुआ है, तो क्या वो भारत का नागरिक होगा? क्या वो भारत का नागरिक होगा? भाई कानून तो कहता है कि जिसका जन्म भारत में हुआ है वो सब भारत के नागरिक होंगे, जिसका जन्म भारत में हुआ है वो सब भारत के नागरिक होंगे। तो उसका जन्म तो एम्स में हुआ है दिल्ली में, क्या वो भारत का नागरिक होना चाहिए? तो भाई कानून कहता है कि होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसे हम देते जाएंगे नागरिकता तो भाई साहब भारत वैसे ही छक्के पे छक्का मार रहा है। हर 10 साल में हम लोग 15-20 करोड़ बढ़ जाते हैं। यही काम है जो भारत के लोग सबसे मन से करते हैं। अब देखिए जहां मन से काम होता है रिजल्ट आता है, रिजल्ट आपके सामने है, दे दे छक्के पड़े हुए हैं, और हर 10 साल पे हम लोग 15-20 करोड़ बढ़ जाते हैं। तो भाई साहब पहले ही हम बढ़े हुए हैं, पहले ही बढ़े हुए हैं, और चीन, नेपाल, जापान सबको बुला के हम यहां और बढ़ा दें तो भाई साहब भारत में कदम रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतने आदमी हो जाएंगे। तो भैया इनकी नागरिकता का क्या होगा अब? तो ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए। अच्छा, एक बार दिल्ली में पढ़ा रहा था, तो एक लड़का जो है पूरी क्लास के सामने खड़ा होता है, और सोचो 500-600 बच्चे बैठे हैं, माइक मंगवाता है और मुझसे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछता है? पूछता है, जी गुरु जी तुम मुझे एक बात बता दो कि जैसे हवाई क्षेत्र भी होता है भारत का, अगर उसके अंदर से मान लीजिए कि इंडिया इंडिया जैसे, भाई साहब ये एक रफ फिगर में बना रहा हूं आपको, एक जस्ट समझने के लिए। मान लीजिए ये हमारा भारत है, मान लीजिए क्या लगभग ऐसा ही कुछ लगभग ऐसा ही हमारा भारत है। तो भैया ये जो है आपको पता है कि ये बांग्लादेश है, और ये पहले पाकिस्तान, मतलब अभी पाकिस्तानी है। मान लीजिए कोई आदमी यहां से हेलीकॉप्टर से उड़ के यहां से यहां जा रहा है, उसका हेलीकॉप्टर अभी यहां पर है भारतीय हवाई क्षेत्र में। तो लड़का पूछता है कि सर अगर यहां कोई हेलीकॉप्टर से जा रहा है और इस हेलीकॉप्टर में एक बच्चा पैदा हो गया जो कि भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर था, तो क्या उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी? मैंने इस बच्चे को 50 रुपए दिए। मैंने कहा बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि इसको संविधान जिन्होंने लिखा था उन्होंने भी नहीं सोचा होगा इस तरह की बातें। तो बेटा आज मैं पढ़ के आऊंगा और तब मैं तुझे बताऊंगा। तो भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं था, लेकिन फिर बाद में समझ में आया कि कुछ ऐसे ही समस्याएं रही होंगी कि इन लोगों ने चेंज कर दिया सिस्टम 1986 में। कब? 1986 में एक संशोधन हुआ। ये संशोधन क्या होता है भाई साहब? संशोधन ये होता है कि अगर हमने कोई चीज बना दी कानून, उसमें कुछ कमी है या कुछ जोड़ना है या कुछ निकालना है, कुछ ज्यादा लिख दिया या कुछ कम लिखा हुआ है, कुछ जोड़ना है या कुछ निकालना है, तो जब उसको हम ठीक करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, तो हम इसको बोलते हैं संशोधन। तो 1986 में एक संशोधन हुआ, और इस संशोधन में एक काम किया गया कि जो जन्म से वाली बात थी इसको ठीक किया गया, और कहा गया कि अगर किसी का जन्म भारत में हुआ है और उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है, तो ही उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी। अब जैसे मान लीजिए कि कोई नेपाल से भारत में आ रहा है इलाज करवाने के लिए, तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो ही उस बच्चे को नागरिकता मिलेगी, और जब दोनों माता पिता बाहर के तो बच्चे को नागरिकता नहीं मिलेगी। तो संशोधन किया गया, तो 1955 में यह कहा गया कि जिसका जन्म भारत में होगा वो सब भारत के नागरिक होंगे। लेकिन 86 में संशोधन किया गया और कहा गया कि जिसका जन्म भारत में हुआ है, अगर उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो ही उसको नागरिकता मिलेगी बच्चों। और मैं आपको बता दूं
कि भारत के अंदर 99.9% लोग जन्म से ही भारत के नागरिक हैं। 99.9% लोग जन्म से भारत के नागरिक हैं, बाय बर्थ भारत के नागरिक हैं। और 5 तरीके में सबसे ज्यादा नागरिकता इसी तरीके से भारत के लोगों को प्राप्त है, जन्म से प्राप्त है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है तो शेयर कर देना, एक लाइक ठोक देना। पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाता हूं बेटा, पूरी दमदारी से पढ़ाता हूं। और अगर आपको कॉन्सेप्ट बेहतर लगता है, क्लास बेहतर लगती है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। राइट, अगला देखो, अगर हम यहां से आगे बढ़े तो जन्म से हटाने के बाद, अगर हम जन्म से हटा दें तो दूसरी जो प्रावधान है बच्चा, दूसरा प्रावधान क्या है? वंश परंपरा से। भाई साहब, दूसरा प्रावधान है वंश परंपरा से। वंश परंपरा से इसको बोलते हैं बाय डिसेंडेंट। बाय डिसेंडेंट मतलब वंश परंपरा से। इसका मतलब क्या हो गया भैया? इसका मतलब यह हो गया कि मान लो तुम भाई साहब बड़े रईस आदमी हो, मान लो अंबानी साहब हैं या मित्तल साहब हैं या टाटा साहब हैं। टाटा साहब तो खैर अब उनके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो वंश परंपरा नहीं उनकी। लेकिन जो जो लोग हैं, जैसे मित्तल साहब हैं, अंबानी साहब हैं, या कोई भी एक छोटा मोटा व्यवसायी बड़ा आदमी, उसको लगता है भैया कि हमारी जो वाइफ है या जो हमारा बच्चा है वो डिलीवरी इंडिया में ठीक से नहीं होगी, डॉक्टर सही नहीं है, मान लीजिए ऐसा वो मानता है। हालांकि ऐसी बात है नहीं, लेकिन मान लीजिए वो मानता है ऐसा कि भारत में उसकी वाइफ की डिलीवरी के लिए डॉक्टर अच्छे नहीं है, और वह डिलीवरी टाइम पे बच्चों को लेकर लंदन चला जाए, ऑस्ट्रेलिया चला जाए, तो उसका बच्चे का जन्म तो भारत में हुआ नहीं, तो क्या वो भारत का नागरिक होगा? हाँ भैया होगा। अगर भारत में जन्म नहीं हुआ है तो भी वो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। अगर भारत में जन्म नहीं हुआ है तो भी वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। कैसे होगा? वंश परंपरा से। अगर किसी बच्चे का जन्म भारत से बाहर होता है, भारत से बाहर होता है, अगर किसी बच्चे का जन्म भारत से बाहर होता है तो भी वह भारत का नागरिक होगा, क्योंकि उसके माता और पिता भारतीय हैं। माता पिता में से कोई एक भारतीय है तो भी वह भारतीय होगा, दोनों भारतीय हैं तो भी भारतीय होगा। मतलब अगर किसी बच्चे का जन्म भारत से बाहर हो रहा है और उसके माता पिता में से कोई एक या दोनों भारतीय हैं तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी। मैंने पहले कहा था कि जिसका जन्म भारत में हुआ वो नागरिक होगा, और फिर मैं कह रहा हूं अगर जन्म भारत में नहीं होता है और माता पिता कोई एक या दोनों भारतीय हैं तो उसको नागरिकता मिलेगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? थर्ड पॉइंट देखिए, तीसरा कहता है पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण के द्वारा। भाई साहब, ये पंजीकरण क्या होता है? इसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? रजिस्ट्रेशन। अब ये रजिस्ट्रेशन क्या है? अब ये रजिस्ट्रेशन क्या है? रजिस्ट्रेशन ये है कि मान लीजिए कि भाई साहब अमेरिका में रहते हैं आप, लेकिन आप इंडिया एक बार आए, आप मथुरा गए, आपने वहां कृष्ण मंदिर, जो हमारे भगवान आराध्य श्री कृष्ण है, आप लोग उनके मंदिर में गए और वहां हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण बज रहा है। वो न्यूयॉर्क का रहने वाला व्यक्ति, उसको बड़ा मजा आ गया। अब वो कीर्तन सुनता है, दिन भर हरे राम हरे कृष्ण करता है, और उसको मन है कि अब वो न्यूयॉर्क वापस नहीं जाएगा, वो इंडिया में ही रहना चाहता है। और ऐसा बहुत सारे लोग किए हैं। तो अगर वो इंडिया में रहना चाहता है तो क्या उसको भारत की नागरिकता मिलेगी? मिलेगी। तो कैसे मिलेगी? तो बच्चा, अगर कोई बाहरी व्यक्ति है जो भारत में आके रहना चाहता है तो वह पंजीकरण करा करके, रजिस्ट्रेशन करा करके भारत का नागरिक हो सकता है। वह पंजीकरण करा करके भारत का नागरिक हो सकता है। तो बच्चों, पंजीकरण कौन कौन करा सकता है? तो पंजीकरण के लिए 4 सिचुएशन होनी चाहिए। कितनी? 4 से मतलब क्या है? पहला सिचुएशन क्या है? अगर कोई, मान लीजिए कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति है और वह भारत की नागरिकता छोड़ करके किसी और देश में चला गया है और वो वापस भारत में आना चाहता है, अगर कोई पूर्व नागरिक वापस से भारत का नागरिक बनना चाहता है, किसी कारण से छोड़ के चला गया था लेकिन वह दोबारा इंडिया में भारत का नागरिक बनना चाहता है, तो वो रजिस्ट्रेशन के द्वारा जो है, वो रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है। तो पहला क्या है? कोई पूर्व नागरिक,
कौन सा बच्चा? कोई पूर्व नागरिक, अगर वह बनना चाहे तो वह भारत का नागरिक बन सकता है, राइट? पहला। दूसरी बात क्या है? दूसरा कौन करा सकता है? दूसरा वो करा सकता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो लगातार 5 वर्षों से भारत में रह रहा है, जो लगातार कितने साल से? 5 वर्षों से अगर वह भारत में रह रहा है तो वह रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है कि भैया हम भारत के नागरिक बनना चाहते हैं। वो 5 साल तक अगर कोई विदेशी नागरिक भारत में रहता है तो वह हकदार हो जाएगा रजिस्ट्रेशन करवाने का। अब सरकार उसको नागरिकता देगी कि नहीं देगी ये सरकार तय करेगी, लेकिन उसके पास अथॉरिटी आ गई है कि वह रजिस्ट्रेशन करा सकता है। 1986 में जब संशोधन किया गया था तो इसको 5 वर्ष किया गया है, और न उसके पहले अगर कोई व्यक्ति लगातार 6 महीने तक भारत में रह ले तो वह भारत का नागरिक के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकता था। 1986 के बाद इसको 5 वर्ष किया गया है, उसके पहले 6 महीना। तीसरा व्यक्ति कौन करा सकता है? तीसरा वो व्यक्ति करा सकता है जो राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य हो। राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य हो। भाई साहब, ये राष्ट्रमंडल क्या है? तो जो राष्ट्रमंडल है इसको हम बोलते हैं कॉमनवेल्थ नेशन। कॉमनवेल्थ नेशन, ये नेशंस क्या हैं? तो भाई साहब कॉमनवेल्थ नेशन शॉर्टकट में मैं आपको बता दे रहा हूं। जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया था उस समय विश्व के अधिकांश देशों को अंग्रेजों ने अपना गुलाम बनाया था। तो अंग्रेज जिन जिन राष्ट्रों को गुलाम बनाए थे, तो जब उनको वह मुक्त किए, जब फ्री किए, तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि जो भी लोग चाहें वो हम लोग ग्रुप बना के, संगठन बना के रह सकते हैं, और उसको उन्होंने कॉमनवेल्थ नेशन कहा। 1927 में इसकी स्थापना की गई लंदन में, और कॉमनवेल्थ नेशन में आज 54 राष्ट्र हैं, 54 राष्ट्र हैं, इंडिया भी है। ये मैंडेटरी नहीं था कि जो गुलाम है उसमें मेंबर बनेगा, रुचि की बात थी, इंटरेस्ट की बात थी, एक समुदाय की बात थी, एक ग्रुप की बात थी। तो कॉमनवेल्थ नेशन कौन? जो कभी ब्रिटेन के गुलाम हुआ करते थे। अब वो राष्ट्र साथ में है, 54 राष्ट्र हैं, उसमें कोई चाहे तो शामिल हो सकता है, कोई चाहे तो उससे बाहर निकल सकता है। ये बाध्यकारी संगठन नहीं था, ग्रुप नहीं था। इसका मुख्यालय कहां है? लंदन में। तो अगर उन 54 राष्ट्रों में से कोई एक राष्ट्र का व्यक्ति, 2 राष्ट्र का व्यक्ति, 4 राष्ट्र का व्यक्ति अगर भारत के नागरिक बनना चाहते हैं तो वो पंजीकरण करा सकते हैं। तो तीसरे ये लोग एलिजिबल हो गए। अब चौथी बात सुन लो कि चौथा कौन करा सकता है। भाई मान लीजिए कि आप फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक चलाते हुए जो है आपका कहीं से हो गया मामला, जैसे लंदन में कोई एंजेलिना रहती है और आप यहां के कलुआ हैं और वहां की वो एंजेलिना है, तो हाय हेलो करते करते जो है भाई इमोशनल अटैचमेंट हो गया। भारतीय लोग इस बात में एक्सपर्ट होते हैं। अब जब इमोशनल अटैचमेंट हो गया तो कलुआ ने कहा कि एंजेलिना, आई जस्ट वॉन्ट टू गेट मैरी विथ यू। अब एंजेलिना इमोशनल हो गई, कही कि ओके कल्लू, आई विल डेफिनेटली गेट इन कनेक्टेड इन टच विथ यू एंड आई वांट टू हैव यू एज माय लाइफ पार्टनर। वो कहती है, दोनों बॉन्डिंग हो गई, ऑनलाइन बातचीत हो गई, शादी वादी मान लीजिए बात फिक्स हो गई। तो भैया आजकल सिस्टम ऑनलाइन सदी हो सकता है, लेकिन भाई साहब घर परिवार तो ऑनलाइन नहीं बसेगा ना। अब मां को प्यास लगी है तो मां कहती बहू पानी लाओ, तो बहू ऑनलाइन पानी तो नहीं भेजेगी ना, और भेजेगी तो 6 महीने लग जाएंगे लंदन से आने में। तो भैया घर परिवार बसाने के लिए बहू का पास में होना जरूरी है। तो भाई साहब जब होना जरूरी है तो एंजेलिना तो लंदन की है और कल्लू भारत का है, तो अब कल्लू तो वहां जाएगा नहीं, कल्लू एंजेलिना को वहां से आना पड़ेगा। वहां से यहां आएगी तो वीजा लेके कब तक रहेगी? तो कल्लू कह सकता है कि होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय में एक एप्लीकेशन दे सकता है नागरिकता प्राप्त करने के लिए। भारत सरकार को वह सूचित कर सकता है कि सर मैं वैवाहिक संबंध में हूं और एंजेलिना को जो है भारत की नागरिकता प्रदान की जाए। तो अगर कोई भारतीय महिला या पुरुष किसी विदेशी महिला या पुरुष से वैवाहिक संबंध स्थापित करता है तो उसको यह अधिकार है कि वह पंजीकरण करा ले।
तो भाई साहब चौथा कौन नागरिक होगा? विदेशी महिला या पुरुष यदि किसी भारतीय महिला या पुरुष से विदेशी महिला या पुरुष अगर किसी भारतीय महिला या पुरुष से वैवाहिक संबंध स्थापित करता है तो वह रजिस्ट्रेशन करा सकता है, वह रजिस्ट्रेशन करा सकता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये 4 तरह के लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत के नागरिक हो सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कभी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन कम टू डिस्कस, राइट? अच्छा, तो भाई साहब ये हो गए 3 तरीके। पहला तरीका क्या? जन्म से। दूसरा क्या? वंश परंपरा से। तीसरा क्या? रजिस्ट्रेशन से। अब चौथा तरीका जो है वो क्या है? तो चौथा तरीका है ये कि देशीयकरण के द्वारा, देशीयकरण के द्वारा। तो ये देशीकरण के द्वारा क्या हो गया भैया? अगर कोई आदमी लगातार 10 साल तक, कोई आदमी अगर लगातार 10 सालों तक भारत के अंदर निवास कर रहा है, लगातार 10 सालों तक भारत के अंदर निवास कर रहा है, तो वो स्वतः भारत का नागरिक हो जाएगा। वो स्वतः भारत का नागरिक हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति लगातार 10 सालों से भारत में निवास कर रहा है तो वह स्वतः भारत का नागरिक हो जाएगा। और यह प्रावधान जोड़ा गया है 1986 के बाद। 1986 के बाद इसको 10 साल किया गया है। 1986 से पहले यह 5 साल था। अगर कोई 5 साल तक लगातार भारत में रह ले तो वह भारत का नागरिक हो जाएगा। तो यह देशीकरण हो गया। एक पांचवा तरीका है बच्चा पार्टी, जो पांचवा तरीका है वो है भूमि अर्जन के द्वारा। किसके द्वारा भाई साहब? भूमि अर्जन के द्वारा। ये भूमि अर्जन क्या है भैया? मान लो ये पाकिस्तानवा डेली चिल्ल करता है। पाकिस्तान जो है छुर 2-4 को छुरछुरे छोड़ता है बॉर्डर पे। अब मान लीजिए कहीं भारत सरकार का मुंह ठनक गया, उठा के रेल दे, पाकिस्तान को रेल दे उठा के। अब जब पाकिस्तान को रेल देगी तो जमीन तो छीन लेंगे ना हम उसकी। कराची तो भारत में आ जाएगा। क्या पता कि एक दिन सुबह हो और हम लोग कराची में चाय पी रहे हो, तो जब कराची भारत में आ जाएगा तो कराची के जमीन पर भारत का झंडा जब लहराएगा तो वहां के लोग स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे, स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। और इसी को कहते हैं भूमि अर्जन के द्वारा नागरिकता की प्राप्ति। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर बात समझ में आई तो ठोको ताली। तो बच्चों, मैंने आपसे कहा कि भूमि अर्जन का मतलब यह है कि अगर हमारा देश किसी देश के जमीन को छीन ले, किसी देश के जमीन को छीन ले, तो वह देश, वहां का जो भूमि है वह स्वतः भारत का जमीन हो जाएगा और वहां के लोग स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। जो अगली क्लास, अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम यह देखेंगे कि नागरिकता जाति कैसे है। तुम भारत के नागरिक तो हो, लेकिन तुम भारत के नागरिक कब नहीं रहोगे, ये हम लोग देखेंगे अभी अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। कीप लव, कीप वॉचिंग, कीप शेयर दिस चैनल। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं बेहद पसंद आऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं। अगर बढ़िया क्लास तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि अगर इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं तो एक सब्सक्रिप्शन, एक शेयर तो बनता है ना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।